दुनिया में करीब 50 कंट्री है जो शरिया लॉ को फॉलो करती है, लेकिन साल 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लिया तब शरिया लॉ को लेकर मीडिया में काफ़ी बवाल हुआ। जब तालिबान ने ये क्लियर कर दिया कि तालिबान के अंडर में अफगानिस्तान एक डेमोक्रेटिक देश नहीं बल्कि इस्लामिक लॉ ऑफ शरिया को फॉलो करेगा। शरिया लॉ यह टॉपिक सोशल मीडिया पर काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है, लेकिन क्या आपको पता है ये सिर्फ एक लीगल सिस्टम नहीं बल्कि एक पूरी लाइफस्टाइल गाइड है जो इस्लाम के बेसिक टीचिंग पर बेस्ड है। फिर भी दुनिया भर में शरिया लॉ को लेकर अलग अलग ओपिनियन हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में इस लॉ को काफ़ी स्ट्रिक्ट और बैकवर्ड कहा जाता है, तो वहीं अरब वर्ल्ड में आज भी इस सिस्टम को बैकबोन ऑफ लीगल सिस्टम माना जाता है। लेकिन सच क्या है? क्या ये लॉ सच में मॉडर्न लीगल सिस्टम के साथ मैच करता है या फिर हम सिर्फ मिथ पर बिलीव करते आए हैं? शरिया लॉ को हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लो एक गाँव में एक आदमी रहता था जिसका नाम अली था। अली हर दिन ये सोचता था कि उसे अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। उसके पास एक किताब थी, कुरान। इस किताब में उसे पता चलता था कि कैसे अल्लाह चाहते हैं कि लोग अच्छे काम करें, सच बोले और एक दूसरे की मदद करें। लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जो इस किताब से डायरेक्टली सोल्व नहीं होते थे। जैसे कि एक दिन अली को समझ में आया कि जब उसके रिश्तेदार बुरा सलूक करें तो उसे क्या करना चाहिए। तब अली ने स्कॉलर से पूछा। उन्होंने हदीस का हवाला दिया। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असल रिश्ता जोड़ने वाला वो है जो रिश्ता तोड़ने वाले के साथ भी रिश्ता जोड़े। तो इससे आपको इतना तो पता चल गया होगा कि शरिया एक सिंपल गाइड है जो मुस्लिम्स को हर चीज़ में अल्लाह के हुक्म फॉलो करने में मदद करता है, चाहे वो छोटी से छोटी बात हो या कोई बड़ा फैसला। अब आप सोच रहे होंगे कि हर मुस्लिम कंट्री में शरिया लॉ सेम तरीके से अप्लाई होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शरिया का ओरिजिन कुरान और हदीस में है, पर हर जगह इसका इम्प्लीमेंटेशन अलग होता है। जैसे हर कंट्री में ट्रैफिक लॉ का बेस सेम है, सेफ्टी और ऑर्डर मेंटेन करना, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अलग होता है। जापान में लेफ्ट साइड ड्राइविंग होती है और यूएस में राइट साइड। दोनों का मकसद सेफ ड्राइविंग है, पर कल्चर और हिस्टोरिकल फैक्टर के हिसाब से रूल डिफरेंट हैं। इसी तरह शरिया लॉ का बेस कुरान और हदीस है, पर अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट और कल्चर की वजह से रूल्स और प्रैक्टिस अलग हो जाती है। जैसे हनफी और शाफी स्कूल्स एक ही रूल को डिफरेंट तरीके से अप्लाई करते हैं। कुछ इस्लामिक कंट्री जैसे ईरान और सऊदी अरेबिया में शरिया लॉ पूरी तरह इम्प्लीमेंट होता है, जबकि कुछ सेकुलर कंट्री में शरिया लॉ सिर्फ फैमिली लॉ तक लिमिटेड है, जैसे इंडिया और तुर्की। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि शरिया लॉ ऑलमोस्ट 1400 साल पुराना है, जबकि मॉडर्न लीगल सिस्टम जैसे कि यूएस और ब्रिटिश लॉ 200 से 300 साल पुराना है, और फिर भी दोनों सिस्टम आज भी अपनी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग हैं। शरिया लॉ का मेन मकसद सिर्फ कानून बनाना नहीं, बल्कि ये एक पूरा फ्रेमवर्क है जो हमें पर्सनल और सोशल लाइफ में गाइडेंस देता है। शरिया का मेन मोटिव है जस्टिस और इंसाफ को प्रमोट करना, ताकि सबको उनके हक मिले और किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। मिसाल के तौर पर अगर किसी का कत्ल पहले से प्लान करके किया गया हो और मुजरिम के खिलाफ एविडेंस स्ट्रॉन्ग हो, तो मुजरिम को डेथ पेनल्टी देने का हक विक्टिम की फैमिली को होता है। विक्टिम की फैमिली अगर चाहे तो मुजरिम को माफ भी कर सकती है। लेकिन वहीं मॉडर्न लीगल सिस्टम में ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। कई कंट्रीज में डेथ पेनल्टी को अनएथिकल या इनह्यूमन माना जाता है। जहां डेथ पेनल्टी अलाउ नहीं होती, वहां मर्डर पर जिंदगी भर या बहुत लंबे समय तक जेल में रखने की सजा दी जाती है। लोगों को अक्सर ये गलतफहमी होती है कि शरिया सिर्फ पनिशमेंट के लिए है, लेकिन असल में शरिया एक कंप्लीट सिस्टम है जो फैमिली, बिजनेस और सोशल जस्टिस जैसे पहलुओं को कवर करता है। सिर्फ पनिशमेंट नहीं बल्कि इंसाफ और इक्वालिटी को प्रमोट करता है। मिसाल के तौर पर चोरी पर हाथ काटने की सजा तब दी जाती है जब हर तरह से सबूत क्लियर हो। इसी तरह एडल्ट्री यानी जिना के केस में शरिया लॉ के मुताबिक 4 ट्रस्टवर्दी गवाह होने चाहिए जो अपनी आंखों से उस एक्ट को देखें। यह गवाही बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ होती है ताकि किसी पर झूठा इल्जाम लगाना मुश्किल हो और इंसाफ कायम हो सके। आमतौर पर वेस्टर्न मीडिया में शरिया लॉ को एक स्ट्रिक्ट और ऑपरेसिव सिस्टम के रूप में दिखाया जाता है, जहां लोगों की फ्रीडम और राइट्स को लिमिट किया जाता है। मूवीज और न्यूज रिपोर्ट में अक्सर इसे वायलेंस, जेंडर इनइक्वालिटी और हार्श पनिशमेंट से जोड़ा जाता है। काफी लोग आज भी ये सोचते हैं कि इस्लाम औरतों को फ्रीडम नहीं देता। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कंट्रोवर्सी और मिसअंडरस्टैंडिंग से घिरा हुआ है, पर सच क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि हर मुसलमान पर इल्म दीन हासिल करना फ़र्ज है, और ये सिर्फ मर्दों तक महदूद नहीं बल्कि औरतों पर भी लाजिम है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का बहुत बड़ा सोर्स रही है, जो इस्लाम में औरतों के लिए तालीम की अहमियत को दिखाता है। साथ ही सही बुखारी की हदीस के मुताबिक औरतों को शादी में अपनी मर्जी का इख्तियार दिए गए हैं। देखा जाए तो इस्लाम में औरतों को एजुकेशन, काम और शादी जैसे मामलों में पूरा हक और फ्रीडम दिया जाता है। जो मिसकंसेप्शन है वो ज़्यादातर कल्चर या पॉलिटिकल रीज़न की वजह से है, ना कि इस्लाम की टीचिंग की वजह से। हमें किसी भी चीज़ को समझने के लिए दोनों साइड का पर्सपेक्टिव देखना ज़रूरी है। सिर्फ एक तरफ की कहानी सुनकर ओपिनियन मत बनाइए। इससे हम अपनी सोच को क्लियर और फेयर बना सकते हैं। आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं? अपने थॉट कमेंट में ज़रूर शेयर करें। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।